प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नवनीत शर्मा, सहाचार्य संस्कृत, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना। आज हम महाकवि भवभूति के काल एवं उनके कृतित्व के विषय में चर्चा करेंगे। संस्कृत नाट्य साहित्य के क्षेत्र में करुण रस के सिद्धस्थ कवि के रूप में भवभूति का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्वत समाज में इनके संबंध में एक पद्य प्रचलित है। कवयः कालिदासाध्या भवभूतिर्महाकविः तरवः परिजाताध्या स्नुहि वृक्षो महातरु। अन्य संस्कृत कवियों की अपेक्षा भवभूति ऐसे कवि हैं जिनका हमें पूर्ण परिचय प्राप्त होता है। इन्होंने अपने नाटकों की प्रस्तावना में अपना स्वयं का परिचय थोड़ा बहुत प्रस्तुत किया है। उसी के अनुरूप ये विदर्भ देश के पदमपुर नामक नगर के निवासी थे। इनका जन्म कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखाध्यायी उदुम्बर वंशीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पितामह का नाम भट्टगोपाल, पिता का नाम नीलकंठ तथा माता का नाम जातुकर्णी था। इनके गुरु का नाम ज्ञाननिधि था। भवभूति स्वयं भी एक महान पंडित थे। वे वेद, वेदांग, उपनिषद, सांख्य, योग एवं साहित्य में निष्णात थे। कहा जाता है कि इनका वास्तविक नाम श्रीकंठ था तथा भवभूति उपनाम था। स्वयं कवि ने भी अपने श्रीकंठ नाम का संकेत प्रदान किया है। ऐसी प्रसिद्धि है कि देवी पार्वती की प्रार्थना में बनाए गए एक श्लोक से चमत्कृत होकर तत्कालीन पंडित मंडली ने इन्हें भवभूति की उपाधि प्रदान की। भवभूति के स्थिति काल के संबंध में यद्यपि भवभूति ने अपने नाटकों की प्रस्तावना में अपना समय निर्दिष्ट नहीं किया है, लेकिन इनकी रचना काल के विषय में अधिक कठिनाई नहीं है। कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार वाक्पतिराज और भवभूति दोनों ही कन्नौज के राजा यशोवर्मन के सभा पंडित थे। यशोवर्मन का ऐतिहासिक परिचय प्राप्त है। वह हर्ष के बाद कन्नौज का राजा हुआ था। इसे 733 ईस्वी के आसपास कश्मीर के राजा ललितादित्य ने परास्त किया था। अतः भवभूति का समय विद्वानों द्वारा 700 से 733 ईस्वी माना गया है। राजतरंगिणी के अलावा वामन 800 ईस्वी, राजशेखर 900 ईस्वी, सोमदेव 951 ईस्वी, धनंजय 995 ईस्वी और मम्मट 1160 आदि महान साहित्यकारों ने अपनी कृतियों में इनकी रचनाओं के उद्धरण दिए हैं। परंतु बाणभट्ट, जिनका कि काल 7वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है, ने भवभूति का उल्लेख नहीं किया है। अतः भवभूति का समय 7वें शतक के अंतिम चरण से लेकर 8वें शतक के प्रथमार्ध तक माना जा सकता है। अर्थात कहने का अभिप्राय ये कि भवभूति का समय
7वें शतक में अर्थात 700 ईस्वी के अंतिम चरण से 8वीं ईस्वी के प्रथमार्ध तक माना जा सकता है। बहुभूति के कृतित्व के विषय में बहुभूति की 3 रचनाएं या नाट्य कृतियाँ उपलब्ध होती हैं। महावीर चरितम, मालती माधवम तथा उत्तराम चरितम। इनमें मालती माधव प्रकरण कोटि का रूपक है तथा शेष मालती माधव और इनमें मालती माधव प्रकरण कोटि का रूपक है और शेष 2 अर्थात महावीर चरित और उत्तर रामचरित 2 नाटक श्रेणी के ग्रंथ हैं, जिसके विषय में हम संक्षेप में चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। महावीर चरितम यह राम कथा से संबंधित नाटक है। इसमें 7 अंक हैं, जिनमें रामायण की कथा, राम सीता विवाह से लेकर राम राज्याभिषेक तक की कथा है। इसमें नाटककार का ध्यान राम के महावीर रूप की ओर अधिक रहा, अतः इसका नामकरण महावीर चरितम रखा गया है। जैन तीर्थंकर महावीर से इस ग्रंथ का कोई संबंध नहीं है। इस नाटक में प्रारंभ से अंत तक रावण राम के विनाश के लिए भांति भांति के कुचक्र रचता है। सीता के स्वयंवर में रावण सीता की याचना के लिए दूत भेजता है, लेकिन राम शिव धनुष को तोड़कर सीता का वरण कर लेते हैं। इस पराजय का बदला लेने के लिए रावण और उसका मंत्री माल्यवान परशुराम को राम के विरुद्ध उकसाते हैं। परशुराम राम से युद्ध करते हैं परंतु पराजित हो जाते हैं। तब माल्यवान शूर्पणखा को मंथरा के रूप में भेजता है। मंथरा रूपधारी शूर्पणखा कैकेयी का एक पत्र राम को देती है, जिसमें उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है। माल्यवान ही बाली को राम से लड़ने के लिए प्रेरित करता है। बाली राम से युद्ध करने आता है और मारा जाता है। अंत में सुग्रीव की सहायता से राम लंका पर चढ़ाई करते हैं। युद्ध होता है जिसमें रावण मारा जाता है। इसके पश्चात राम सीता के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आते हैं। इस महावीर चरित में राम सीता विवाह से लेकर के और रावण के वध और फिर पुनः अयोध्या लौटने की कहानी वर्णित है। मालती माधवम यह बहुभूति की दूसरी रचना, यह प्रकरण कोटि का रूपक है। इसमें 10 अंक हैं, जिसमें बहुभूति ने कल्पित इतिवृत्त को आधार बनाकर वस्तु विधान किया है। इसमें मालती और माधव का प्रेम प्रसंग अत्यंत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मंत्री भूरी वसु की पुत्री मालती और देवरात के पुत्र माधव एक मदनोत्सव में एक दूसरे को देखकर परस्पर आकृष्ट हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, परंतु मालती के पिता पर राजा की ओर से ये दबाव डाला जाता है कि वह राजा के कृपापात्र मदयंतिका के भाई नंदन से उसका विवाह कर दे। इस प्रकार विवाह का आयोजन किया जाता है। माधव का मित्र मकरंद स्त्री का वेश बनाता है और उसका विवाह नंदन से संपन्न हो जाता है। उन दोनों विवाहितों में विवाद प्रारंभ होता है और स्त्री मकरंद नंदन से संबंध विच्छेद कर लेती है। उधर दूसरी तरफ
नंदन की बहन मदयंतिका जो एक दिन मकरंद बाग से बचाता है, मदयंतिका को मकरंद बाग से बचाता है और तब वह उससे प्रेम करने लगती है। मालती, जिसका कि विवाह नंदन से होना था, कामंदकी के निर्देशानुसार एक मठ में लाई जाती है। वहाँ विवाह के पूर्व की कापालिक अघोरघंट मालती को कराल देवी की भेंट चढ़ाने के लिए पकड़ ले जाता है, परंतु माधव वहाँ उपस्थित होकर अघोरघंट को मारकर उसकी रक्षा करता है। कामंदकी अपनी बुद्धिमत्ता से धोखा देकर नंदन मकरंद का विवाह करा देती है और वह शिव मंदिर में ले जाकर मालती का माधव के साथ तो मकरंद का नंदन के साथ विवाह करा देती है। नंदन को जब यह पता लगता है कि वह तो मकरंद है, उसकी वधू नहीं, तो वह उसको बुरा भला कहकर चला जाता है। यहीं जब नंदन की बहन मदयंतिका आती है, तब वह वहाँ मकरंद को पाकर प्रसन्न हो जाती है, परंतु मदयंतिका को भगाने के अपराध में सैनिक मकरंद को पकड़कर ले जाते हैं। यह जानकर माधव नहीं आता है। इसी बीच अवसर पाकर कपाल कुंडला अपने गुरु की हत्या का बदला लेने के लिए मालती को भगाकर श्री पर्वत पर ले जाती है। सैनिकों एवं माधव तथा मकरंद में युद्ध होता है, परंतु इनकी वीरता से प्रसन्न हो राजा इन्हें छोड़ देता है। इसके बाद कामंदकी की बुद्धिमत्ता से मालती की रक्षा होती है और उसका विवाह माधव के साथ तथा मदयंतिका का विवाह मकरंद के साथ हो जाता है। तृतीय उत्तर रामचरितम बहुभूति विरचित नाट्य कृतियों में यह सर्वश्रेष्ठ है। यह 7 अंकों का करुण रस से युक्त सरस एवं मधुर नाटक है, जिसमें राम के जीवन की उत्तरार्ध कथा को निबद्ध किया गया है। इसलिए इसका नामकरण उत्तर रामचरितम रखा गया है। इसका मूल आधार वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड है। वैसे यत्र तत्र कथात्मक परिवर्तन कर पद्म पुराण का प्रभाव भी यहाँ पर देखा जा सकता है। नाटक की कथा वस्तु को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं या जान सकते हैं। प्रथम अंक में राम के राज्याभिषेक के उपरांत जब जनकपुर लौट आते हैं, तब उनकी पुत्री सीता उद्विग्न हो जाती है। राम उन्हें सांत्वना देने एवं उनका मनोविनोद करने के लिए अपने पूर्ण जीवन के चित्र दिखलाते हैं। पुराने चित्रों को देखकर सीता के मन में बीते दिनों की सुखद स्मृतियां ताजी हो जाती हैं और वे एक बार पुनः वन दर्शन की इच्छा व्यक्त करती हैं। इसी बीच दुर्मुख के मुख से सीता के अपवाद की बात सुनकर राम आसन्न प्रसवा सीता को लक्ष्मण के साथ तपोवन भेज देते हैं। 12 वर्ष के पश्चात की घटना से द्वितीय अंक प्रारंभ होता है। इस अंक में आत्रेय और वासंत की यज्ञ के अश्व के विषय में वार्तालाप करती हैं और कहती हैं कि इस अवसर पर महर्षि वाल्मीकि 2 कुशाग्र बुद्धि वाले बालकों का लालन पालन कर रहे हैं। राम द्वारा तपस्वी शंभु का वध भी इसी अंक में होता है। तृतीय अंक इस नाटक का प्राण है। इस अंक में मुरला और तमसा की वार्तालाप से विदित होता है कि लक्ष्मण द्वारा वन में छोड़ी गई सीता ने दुख वेश से गंगा में कूदकर वहां 2 पुत्रों को जन्म दिया और गंगा देवी ने उन्हें वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचा दिया। भगवती भागीरथी के आश्वासन पर कि पृथ्वी पर उन्हें कोई देख न सकेगा, सीता सूर्य अर्चना के लिए पुष्प चयन करती हुई वन में प्रवेश करती है। राम भी इधर ही आ जाते हैं और सीता के लिए विलाप करते हुए मूर्छित हो जाते हैं। गोदावरी की अनुकंपा से अदृश्य शक्ति छाया
सीता के स्पर्श से राम की चेतना लौट आती है। चतुर्थ अंक में राम की माताएं वशिष्ठ, अरुंधति आदि वाल्मीकि के आश्रम में आते हैं। यहाँ पर लव को देखते हैं और पूछने जाने पर वे अपने को वाल्मीकि का शिष्य बतलाते हैं। पंचम अंक में चंद्रकेतु तथा लव के मध्य भीषण संग्राम दृश्य प्रस्तुत किया गया है। वीर रस इस अंक में अपनी चरम अवस्था को प्राप्त कर लेता है। षष्ठ अंक में विद्याधर तथा विद्याधरी के द्वारा युद्ध की विविध लीलाओं का वर्णन किया गया है। राम के आने से यह युद्ध शांत होता है और कुश के आगमन पर राम इन दोनों में सीता की आकृति की समता पाकर हर्ष तथा विषाद का अनुभव करते हैं। अंतिम अंक में गर्भांक नामक एक अवान्तर नाटक की योजना से अब तक की सभी घटनाओं को दिखलाया गया है और यहीं पर सबका मिलन होता है। गंगा तथा पृथ्वी देवी सीता को निर्दोष सिद्ध कर रामचंद्र को अर्पण करती हैं। जृंभकास्त्र की सिद्धि से लव कुश राम के पुत्र के रूप में पहचाने जाते हैं और सार्वत्रिक सौख्य के साथ नाटक की समाप्ति होती है, अर्थात नाटक का अंत सुखांत रूप से होता है। यहाँ पर रामायण में वर्णित राम के जीवन की कथा और बहुविधि द्वारा वर्णित इस कथा में अनेक स्थलों पर पर्याप्त भिन्नता है। कवि ने अपनी प्रतिभा एवं कल्पना कौशल से रामायण की कथा में अनेक परिवर्तन किए हैं तथा छोटी घटना को 7 अंकों में विस्तृत रूप प्रदान करते हुए उसे अत्यंत रोचकता प्रदान की है। भवभूति की इस प्रकार भवभूति की 3 रचनाएं संस्कृत नाट्य साहित्य में महत्वपूर्ण हैं, परंतु भवभूति को जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई उसमें उत्तर रामचरित का महती योगदान है। महावीर चरित पर भास की अभिषेक नाटक व बाल चरित का पर्याप्त प्रभाव लक्षित होता है, परंतु प्रथम रचना होने के कारण इसमें नाट्य कला का पूर्ण परिपाक नहीं हो पाया है। भवभूति ने रामायण के मूल कथानक में अनेक परिवर्तन कर दिए हैं, परंतु ये परिवर्तन कथानक की एक सूत्रता और उसके एकात्मक गठन के लिए सहायक हैं। एक और कूटनीति तथा दूसरी ओर सरलता तथा स्पष्टता दोनों का संघर्ष दिखलाकर कवि ने अपने नाटकीय कौशल का परिचय दिया है। अन्य 2 रूपकों में मानव हृदय का सूक्ष्म निरीक्षण और भाव तथा भाषा का सामंजस्य दृष्टिगोचर होता है वैसा इस नाटक में नहीं हुआ है, परंतु इन सब के होते हुए भी कुछ स्थल कवित्व की दृष्टि से उच्च कोटि के हैं। आज की कालांश में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।